ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 77 विवाहों के आदर्श ऊंचे रखे जाएं। विवाह दो आत्माओं का एक पवित्र गठबंधन एवं वर वधू का एक दूसरे के लिए किया गया दिव्य समर्पण है। विवाह को एक यज्ञ कहा गया है। उसका आधार और वातावरण यज्ञ जैसा होना चाहिए, ताकि शुभारंभ के अवसर पर जैसा वातावरण था आजीवन वैसी ही परिस्थितियां बनी रहें। किंतु आज तो सब कुछ उल्टा ही हो गया है। उपयुक्त जोड़े के नहीं, वरन दो परिवारों की संपन्नता के मोल तोल के आधार पर संबंध पक्के किए जाते हैं। अमीरी में दाम्पत्य जीवन की सफलता सोची जाती है। पैसे के साथ विवाह करना हो तो उसका माध्यम भी पैसा ही हो सकता है। वर पक्ष की ओर से दहेज और कन्या पक्ष की ओर से जेवर की प्रचुरता ही आज के अभिभावकों की संतुष्टि का कारण है। लड़की लड़कों को रूप की प्यास है। उनकी पसंदगी रंग रूप पर अवलंबित होती जाती है। यही धन और रूप के आकर्षण आज विवाहों को जोड़ने वाली कड़ी है, जबकि होना यह चाहिए था कि परिवारों का मिलन सदाचार के दृष्टिकोण एवं आदर्श पर रखा जाए और वर कन्या के गुण, कर्म, स्वभाव की अनुरूपता मिलाई जाए। विवाह उत्सव के समय जिस धन का आदान प्रदान होता है, वह प्रायः उन्हीं दिनों दिखावे की होली में जल भूनकर खाक हो जाता है। रूप यौवन की बहार किशोर अवस्था के अंत और यौवन के आरंभ के 2-4 वर्ष रहती हैं। गृहस्थ का भार पड़ते ही वह बाहर उड़ जाती हैं और काम चलाऊ शरीर मात्र शेष रह जाता है। काम तो सारे जीवन, व्यक्तित्व, चरित्र एवं कौशल से पड़ता है। इन्हें देखना जरूरी नहीं समझा जाता। अतएव आज के विवाह आमतौर से असफल रहते हैं। सफल विवाहों के लिए आवश्यकता इस बात की है कि परिवारों की धन संपन्नता को संबंध का आधार बिल्कुल न रहने दिया जाए। विवाह अति सादगी के साथ बिना खर्च के हों। लड़के वाले यह आशा न करें कि लड़की दौलत लेकर आएगी और लड़की वाले को यह आशा न हो कि बड़प्पन का गर्व जेवरों से लिपटा हुआ है। बच्चों के उपयुक्त शारीरिक मानसिक स्थिति के समान जोड़े तभी मिल सकते हैं जब पैसे का व्यवधान बीच में से हटे। इसी प्रकार भारत जैसे गर्म देश की जलवायु तथा वंश परंपरा सामान्य रंग रूप की है। यहाँ रंग रूप में सिनेमा जैसे अभिनेता वर वधू कहीं कहीं ही मिल सकते हैं। अस्तु सर्वसाधारण को
अपनी बहन बेटियों जैसे सामान्य रंग रूप की वधुओं से ही संतोष करना होगा। सांवला रंग या काला रंग बुरा नहीं है। चमड़ी का रंग या चेहरे का कट किसी श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। इस पसंदगी के पीछे के घृणित कामुकता का ओछापन ही झलकता है। मानसिक उत्कृष्टता ही गृहस्थ की सुख शांति की आधारशिला है और वह रूपवानों में ही सीमित हो यह जरूरी नहीं। सच पूछा जाए तो इसका बाहुल्य कुरूपों में अधिक होता है। वे रंग रूप के अहंकार और आकर्षण से बचकर अपने चरित्र और मस्तिष्क को अपेक्षाकृत अधिक सही रख सकते हैं और साथी के प्रति अधिक वफादार हो सकते हैं। हमें यदि अपने बच्चों को सुखी गृहस्थ बनाना हो तो उनके बौद्धिक विकास, चरित्र एवं स्वभाव को प्रमुखता देनी होगी और इसके लिए दो सबसे बड़ी बाधाओं धन और रूप को प्रधानता देनी बंद करनी पड़ेगी। गरीब घरों में आमतौर से परिश्रमी, शिष्ट, सहिष्णु और सेवाभावी स्वभाव की कन्याएं पाई जाती है। वे उन्हीं को मिल सकती हैं जो धन के लालची न हो। इसी प्रकार जिसे रूप नहीं मिला है वह अपनी विशेषताएं गुणों में बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। यह अति स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सुखी और संतुष्ट गृहस्थ बसाना हो तो आज के दोनों ही दृष्टिकोण बदलने होंगे। विवाहोत्सव का स्वरूप धर्मानुष्ठान जैसा अति सादगी, पवित्रता और सद्भावना भरा होना चाहिए। अहंकारी, उद्धत, कृतघ्न और लुटेरों जैसा नहीं। कन्या का पिता प्रसन्न है कि उसकी पुत्री को अच्छा साथी एवं सज्जन परिवार मिला। उसकी कृतज्ञता और नम्रता स्वाभाविक हैं। लड़के वालों को इससे भी 100 गुना 100 गुना अधिक कृतज्ञ एवं नम्र होना चाहिए। मनुष्य से बढ़कर मूल्यवान वस्तु संसार में और कुछ नहीं। अपनी आत्मा के अंश को भाव भरी कन्या को जो दे रहा है उसका अनुदान राजा बलि से भी बढ़कर है। बलि के दरवाजे कुछ लेने भगवान गए थे तो उन्हें भी 52 अंगुल का छोटा रूप नम्र कलेवर बनाकर जाना पड़ा था। यह एक ही अनुदार अहसान इतना बड़ा है कि इसके लिए वर पक्ष वाले हर व्यक्ति को उसके माता पिता को कृतज्ञता के भार से नतमस्तक हो जाना चाहिए। उससे जैसा भी आतिथ्य बने भूरी भूरी प्रशंसा के साथ स्वीकार करना चाहिए और जो दे रहा हो उसमें कमी करने के लिए बार बार अनुरोध भरा आग्रह करते रहना चाहिए। बारात की संख्या एवं अपने लोगों की आव भगत का अथवा उपहार दहेज देने का ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए जिसका उस परिवार की आर्थिक स्थिति पर तनिक भी दबाव पड़ता हो। जो कन्या जैसा संसार का महत्तम अनुदान दे रहा है उस घर परिवार की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंचाना अथवा दबाव डालना पहले सिरे की हृदयहीनता तथा कृतज्ञता है। हम में से किसी को भी इस नीचे स्तर पर नहीं उतरना चाहिए।
आमतौर से लड़के वालों की मनोभूमि लुटेरों जैसी और कन्या पक्ष वाले की पुलिस में पकड़े हुए दीन दुर्बल अपराधी जैसी होती हैं। एक का अहंकार आसमान को छू रहा है और दूसरा अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर दीनतापूर्वक गिड़गिड़ा रहा होता है। यह स्थिति उत्पन्न करना हृदयहीन और उद्धत लोगों को ही शोभा दे सकता है। जहाँ सहृदयता, मनुष्यता और कृतज्ञता के कुछ ही अंश होंगे, वहाँ परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी दिखाई देंगी। तब सास को जमाता के पैर नहीं छूने पड़ेंगे, वरन जमाता अपनी माता से भी अधिक पूज्य सास के चरण स्पर्श करेगा। तब वह मोटरसाइकिल दहेज में लेने के लिए अड़ेगा नहीं, वरन आग्रह पूर्वक यही कहता रहेगा कि वधू प्राप्त कर लेने के बाद केवल आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन भर की आवश्यकता शेष है, जिसके बलबूते हम अपने पुरुषार्थ और सद्गुणों से सुंदर गृहस्थी बना सकें। बड़ी संख्या में बारात बेटी वाले के दरवाजे तक पहुंचना व्यर्थ है। अपने मित्रों का प्रीति भोज करना हो तो विवाह के बाद वर कन्या के हाथों भोजन परोसवा कर अपने घर दावत करनी चाहिए। महंगे दाम के बाजे बजवाने, सज धज की बारात निकालने और आतिशबाजी की फिजूल खर्ची हम मध्यम श्रेणी के लोगों को शोभा नहीं देती, जिनके लिए एक एक पैसे का बड़ा मूल्य है। लड़की पर चढ़ाने के लिए इतने महंगे कपड़े किस काम के, जिन्हें पहनकर वह बंदर जैसी अजनबी और बिल्कुल कृत्रिम लगें। घर में जैसे पहने जाते हैं उससे ड्योढ़े दूने दाम तक के कपड़े वर वधू को दिए जा सकते हैं। पर नाटकों में नाचने वाले नटों जैसी पोशाकों पर पैसा लुटा देना किस लिए? सभी जानते हैं कि जेवरों में पूंजी रुकती है। आधा पैसा बनवाई, मिलावट और टाके बट्टे में चला जाता है। रोज टूटते हैं, ईर्ष्या पैदा करते हैं और चोरी उठाईगिरी का डर रहता है। अब विचारशील लोगों में जेवर जंगली युग के अवशेष कहे जाते हैं। उनका लटकाना मटकाना असभ्यता एवं भौंडेपन की निशानी मानी जाती है। अच्छा यही है कि अंगूठी, मंगल सूत्र जैसी प्रतीक आभूषणों को छोड़कर इस जंजाल में पैसा न लुटाया जाए। हर पैसे को उपयोगिता की कसौटी पर कसकर ही खर्च किया जाना चाहिए। विवाह भी इसी शाश्वत नियम के अपवाद नहीं हो सकते। उस छोटे से उत्सव में भी मित व्ययिता का ध्यान रखा जाए। हाँ, भावनात्मक पवित्रता एवं स्नेह सौजन्य में भरा दो परिवारों का मिलन का ऐसा हर्षोल्लास जरूर मनाया जाए, जिसमें संगीत, संभाषण, परस्पर परिचय, मनोरंजन, अभिनंदन, आशीर्वाद, मंडप, पंडाल, यज्ञ, संस्कार आदि की सांस्कृतिक
मधुरिमा टपकती हो। कला में रुचि रखने वाले व्यक्ति ऐसी सूझबूझ के अनुरूप शोभा व्यवस्था स्वल्प व्यय से भी बना सकते हैं। विवाह का उद्देश्य महान है, इसलिए उसका स्तर एवं वातावरण भी महानता से, उत्कृष्टता से एवं आदर्शवादिता से भरा पूरा होना चाहिए। ऐसे ही शुभारंभ के साथ आरंभ किया हुआ यह यज्ञ दो परिवारों में, वर वधू में, गृहस्थ जीवन में, संतान में सद्भावना भरे रह सकता है। विवाहों की रूपरेखा हमें इसी स्तर की बनानी है। प्रश्न 1. विवाह क्या है? आजकल विवाह संबंध किन आधारों पर तय किए जाते हैं? 2. विवाह संबंध का सच्चा आधार क्या होना चाहिए? 3. गृहस्थ के सुख शांति की आधारशिला क्या है? 4. विवाहोत्सव कैसा होना चाहिए? विवाहोत्सव में होने वाले अपव्यय पर प्रकाश डालिए। 5. विवाहों की रूपरेखा किस तरह बनानी चाहिए? 6. आभूषण क्यों आवश्यक हैं? 7. विवाह में लड़के व लड़की वालों की मनोभूमि कैसी होती है? 8. कृतज्ञ किसे होना चाहिए व क्यों? 9. आज के युवकों का क्या कर्तव्य है? 10. हिंदू समाज के संगठित न होने का प्रमुख कारण क्या है? पाठ 77 समाप्त।